बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है सीएसएस एग्ज़ामिनेशन इन पाकिस्तान। सीएसएस आखिर क्या होता है? ये बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर सीएसएस के बारे में बताइएगा। तो आज मैं अपने चैनल पे सीएसएस जो कि 2026 में जो पेपर होंगे और सीएसएस क्या होता है इसकी मुकम्मल तफसीलात बताने लगा हूँ। तो सब स्टूडेंट मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं डिस्कस किए हैं लास्ट पे। लास्ट के अंदर आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी बताई गई है। सो सब स्टूडेंट देखें इसको। और अब हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस। सीएसएस क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ सीएसएस? सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये बेसिकली एक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी कंपटीशन होता है। ये कैसा पेपर होता है जो कि हर साल में एक दफ़ा होता है जी। और ये पेपर कौन लेता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पाकिस्तान के अंदर ये पेपर एक हर साल होता है और इसका जो पेपर लिया जाता है वो लेता है FPSC। ठीक है, ये मेंशन है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें क्या रिक्रूटमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट का जो 17वां स्केल होता है ना, 17 स्केल, उसके बंदे को हायर किया जाता है थ्रू एग्ज़ाम। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, लोग सीएसएस करते हैं 3-3 साल 4-4 साल हो गए इसकी तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और इसमें अब हम देखते हैं मज़ीद कि सीएसएस के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब आप कौन बंदा सीएसएस के पेपर दे सकता है? जो भी पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान सिटीज़न है, वो पेपर दे सकता है। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसमें अगर कोई रहता है तो वो पेपर दे सकता है स्टूडेंट। इसके अलावा एजुकेशन भी बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन क्या है? बैचलर डिग्री, यानी जिसने बैचलर डिग्री की है एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न कम से कम होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास हो और एटलीस्ट कितना होना चाहिए आपके नंबर? सेकंड डिवीज़न। ठीक है। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर सीएसएस एग्जामिनेशंस। ठीक है, सीएसएस एग्जामिनेशन के लिए ये सारे ज़रूरी हैं आपके लिए रिक्वायरमेंट। ए लेवल मस्ट हैव HEC इक्वलेंस, तो HEC के इक्वलेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एलिजिबिलिटी थी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए आपको। इसके बाद एज लिमिट, ये भी बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि सर सीएसएस के लिए एज की भी लिमिट है। सो जनरली 21 to 30 साल तक अक्सर देखा गया है, 30 साल तक एज होती है। आपको 30 साल की उम्र के अंदर अंदर ये पेपर देना होगा। हाँ, कुछ जगह पर रिलैक्सेशन दी जाती है, कुछ खास पर्सनालिटीज़ के लिए 32 ईयर भी होती है, इसकी 35 भी होती है, वो स्पेसिफिक रीज़न के ऊपर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन आता है अटैम्प्ट्स, कितनी दफ़ा आप पेपर दे सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो आम तौर पे स्टूडेंट याद रखिएगा 3 दफ़ा ही आप इसके पेपर दे सकते हैं। और 5 अटैम्प्ट्स, ये भी कोई स्पेशल कोई लॉ पास हो जाए, अगर इजाज़त दी जाए तो फिर ऐसा मुमकिन है। अदरवाइज़ 3 दफ़ा ही आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब 3 दफ़ा इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं ज़िंदगी में 30 साल की उम्र के अंदर अंदर। तो ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आगे चले जाते हैं, एग्ज़ाम की क्या स्टेजेस हैं, मतलब एग्ज़ाम कैसे होता है। एग्ज़ाम की आखिर डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो पहली जो स्टेज है एग्ज़ाम की वो आता है मल्टीपल प्रिलिमिनरी टेस्ट। एक MCQs का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, 200 मार्क्स का। और 200 मार्क्स का पेपर इसीलिए लिया जाता है, उसमें से कैंडिडेट को फ़िल्टर किया जाता है। ठीक है, फ़िल्टर मतलब कौन से कैंडिडेट, क्योंकि ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ती है। और ऐसे स्टूडेंट आगे लेके आए जाते हैं MCQ टेस्ट में जिनके 30% मार्क्स आ जाते हैं, यानी 33%।
200 में से 66 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो बच्चों को आगे लेके आया जाता है। और बहुत से बच्चे रह भी जाते हैं, तो MCQs के जो चांस जो पेपर लिया जाता है MPT, उसकी बेस पे वो फ़िल्टर कर लेते हैं। अगर मान लो 50,000 बंदे CSS करना चाहते हैं, तो वो MPT टेस्ट देंगे सबसे पहले। MPT टेस्ट में अगर 30,000 पास होते हैं, तो इस तरह वो जो 20,000 हैं वो फिर निकल जाएंगे पहले ही स्टेज पे, वो CSS एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर इसीलिए किया जाता है कि जो मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं जो वैसे ही चांस लेते हैं, तो उनको पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो वक्त ज़ाया करते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है। MPT पहले लिया जाता है, ठीक है, टेस्ट 200 नंबर के MCQs आते हैं। अब इसके बारे में भी आपको बताएंगे किस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं CSS का जो रिटन एग्ज़ाम होता है। ये तो हो गया ना MPT, यानी ये प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाता है MCQs का। बट यहाँ पे जो पेपर होगा CSS का, इसके अंदर टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 12 पेपर लिए जाते हैं और हर एक का कितने नंबर होते हैं, 100 मार्क्स। तो 1200 मार्क्स का आपका पेपर होते हैं CSS के। और इसके दो हिस्से होते हैं। 6 जो पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, यानी आपने वो लाजमी करने हैं। इसमें आपको चेंजिंग नहीं कर सकते कि कौन सा सब्जेक्ट आप कोई और सब्जेक्ट रख लें। इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ये इसमें सबसे पहले इंग्लिश का ऐसे लिखना होता है, ठीक है, तो 100 नंबर का, ठीक है, ये बेसिकली आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना होता है। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, तो ये पेपर होता है। इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ठीक है। सो इसी तरह ये एग्ज़ाम किया जाता है। आपके 6 एग्ज़ाम जो कंपलसरी हैं, जो आपने मस्ट पेपर करना है, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट के, ठीक है, लाजमी होने हैं ये, तो सबको पास करना ज़रूरी है। इसके बाद स्टूडेंट ऑप्शनल भी होते हैं। ये ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 टोटल 12 है ना, तो 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल हो गए और 6 सब्जेक्ट आप कंपलसरी जो आगे मैंने डिस्कस किए हैं। तो वो भी कुछ 100 नंबर के पेपर होंगे, कुछ 200 नंबर के होते हैं जो आपके ऑप्शनल हैं। अब इसकी पूरी कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। इसकी लिस्ट आपको फेडरल बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं, कौन कौन से कंपलसरी का तो मैंने बता दिया, ऑप्शनल में आप रख सकते हैं। अब मान लो अगर आप अकाउंटिंग के हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप अकाउंटिंग के चेक कर सकते, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप रख सकते हैं ऑप्शनल। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स के सब्जेक्ट हैं, वो आप अपने चॉइस कर सकते हैं। उसके डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, तो वो ग्रुप से आप देख सकते हैं जो आपको पेपर आसान लगता है, उनमें से आप वो सब्जेक्ट रख लें। आप अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग की एक रख लें, इकनॉमिक्स, कॉमर्स वगैरह। और इस तरह जो FSC के हैं, जो ICS जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट रख लें, जो कॉमर्स के हैं वो कॉमर्स के रख लें। तो इसी तरह डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, वो अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट आपने सारी तरतीब देख ली, पहले MPT हो गया, फिर आपने CSS एग्ज़ाम रिटन, ये जिसमें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जब ये आप पास कर लेते हैं, यानी 1200 में से आपके जो नंबर होते हैं वो 50% आने 40% 50% लेना लाजमी है। तो इसके बाद स्टूडेंट आ जाता है मेडिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है आपका, इसमें आपकी फिटनेस देखी जाती है और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू किया जाता है। अगर आप इसको पास कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, ठीक है, इसमें कोई वेट का नहीं देखा जाता, बस आपकी फिटनेस के वाले से आपसे टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वाइवा किया जाता है, ये 300 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो ये भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह ही होता है। इसके बाद इसका पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, 40% हर पेपर में आपको जो कंपलसरी हैं उसमें 40% यानी 40 100 में से 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। और ओवरऑल
1200 के है ना टोटल, तो उसमें से आपके कितने नंबर होने चाहिए? 600, यानी 50% मिनिमम आपका क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज। यानी रिटर्न एग्ज़ाम में आपको 50% नंबर लेने ही लेने हैं, फिर ही आप अगली स्टेज यानी इंटरव्यू में जाएंगे, आपका टेस्ट होगा। अदरवाइज़ आपको मिनिमम इतने नंबर लाजमी लेने हैं। इसके बाद वाइवा है, उसके अंदर भी आपको 50% लाजमी नंबर लेने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वाइवा जो है इंटरव्यू है वो भी आपको मस्ट 50% क्लियर करना है। तो ये सारा तरीक़ाकार होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अहम बातें यही हैं कि कितनी फ़ीस है, ये भी पूछते हैं लोग। तो वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, FPSC इसकी वेबसाइट पे जाएं। जो आपका जो टेस्ट पहले वाला होता है जो कि यूजुअली अगस्त में होता है, तो 250 रुपये इसकी फ़ीस है, जबकि जो रिटर्न फ़ी है उसकी 2200 रुपये फ़ीस है। हर साल बढ़ती है, थोड़ा चेंजिंग आती होगी इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे। तो नेशनल बैंक में आप पे कर सकते हैं अकाउंट में ये फ़ी, और फिर ये पेपर पास करते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार होता है, मैंने आपको तफसील से बताया है। लेकिन आगे अब सबसे अहम बात यही है कि स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि CSS करके हमें मिलेगा क्या। तो आपने देखा होगा एक गाड़ी पे एक फ़ीमेल और एक मेल को अक्सर आपने देखा होगा शहर में गाड़ियों में लैंड क्रूज़र में घूमते हुए, उसके साथ पुलिस होती है। तो असिस्टेंट कमिश्नर, आप इसको जब क्लियर कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, तो आप डायरेक्ट पूरे शहर के अंदर जो AC है जिसे असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, आप वो बन सकते हैं, ठीक है। तो पूरा शहर आपके कंट्रोल में है, आप उसके आप सारे मामलात को दे सकते हैं, आप पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारा काम बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर आता है कि आप पूरे शहर पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। इसके बाद आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस बन सकते हैं, SP। अक्सर सुना होगा आपने, पुलिस का जो सरबराह है सबसे बड़ा, उसको SP बोलते हैं। वो जो कि लॉ इन्फोर्स करता है, अक्सर आपने देखा होगा DSP है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर सुपरिटेंडेंट पुलिस है। तो ये सब आप बन सकते हैं, आपके अंडर सारी पुलिस आ सकती है। तो बड़ी बहुत प्रोटोकॉल वाली जॉब होती है ये, ठीक है। अक्सर आप देखें, आपने गुजरते भी देखा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, आप फॉरेन जो एम्बेसी में वर्क करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मुल्कों में जा सकते हैं, जो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग, वहाँ भी आप जा सकते हैं, उसके ऑफिसर भी बनते हैं। और अक्सर फॉरेन ऑफिस में जो काम करते हैं उन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया होता है। इसके बाद इनकम टैक्स के ऑफिसर बन सकते हैं आप, जो हेड है इनकम टैक्स के वो आप बन सकते हैं, ठीक है। ऑडिटर बन सकते हैं इसके इनकम टैक्स में। इसके अलावा गवर्नमेंट सतह के अंदर इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है जिसमें आप मीडिया कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, गवर्नमेंट के मीडिया ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट आपको एक ऑफिसर की जॉब्स मिल जाती हैं जब आप CSS को पास कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो कुछ नाम हैं दोनों, जो कि DC हैं, डिफरेंट ज़िला के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको शामिल कर देता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स के। सबसे पहले हमने CSS के बारे में पढ़ा, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ी है कि पाकिस्तानी होना चाहिए, 2nd डिवीज़न बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 30 साल की कम से कम इसी में कवर हो जाता है, 30 साल की एज, 3 दफ़ा पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने बात की थी पहले, MPT टेस्ट जो मल्टीपल चॉइस होता है वो करना है, फिर रिटर्न एग्ज़ाम जिसके अंदर कंपलसरी जो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे और 6 ही ऑप्शनल होंगे। इसके अलावा मेडिकल साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। इसके अलावा आप स्टूडेंट आपके क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ जो कि आपने पूछी, और फिर क्या क्या आप बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी आपकी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मैंने आपको बताई। अब CSS की तैयारी कितने वक्त में कर सकते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन मुझसे किया गया था। तो बेटा CSS के लिए
कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। यूजुअली मैंने देखा है कई लोग 1 साल के अंदर करके इसको पास कर लेते हैं, 1 साल पूरे तैयारी करके, लेकिन बहुत सी ऐसी मसाले मिलती हैं जो 3-3 साल इसकी तैयारी करते रहे हैं और फिर जाके उन्होंने 3rd अटैम्प्ट में इसे पास किया है। तो मेरे नज़र में यही है कि आप इसके लिए अपना जनरल नॉलेज अच्छा करें। आपकी सब्जेक्ट में इंग्लिश ऐसे, जो इंग्लिश यहाँ पे ऐसे की बात है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बात चैलेंज आता है। अक्सर हमारे यहाँ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो इंग्लिश जो ऐसे लिखना है वो आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट दूसरा जो मुझसे क्वेश्चन किया गया है, हु कंडक्ट्स CSS एग्ज़ाम, तो ये तो मैंने अब बता दिया अपने लेक्चर में, FPSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, इज़ एकेडमी नेसेसरी फॉर CSS प्रिपरेशन, क्या CSS के लिए एकेडमी ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, बट ये है कि बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उससे किसी एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं जो तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने घर बैठ के भी किया, क्योंकि आजकल हर चीज़ तो, जैसे भी मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, हर चीज़ तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके पेपर अवेलेबल हैं, इसकी बुक्स अवेलेबल हैं, इसकी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, इसकी ऑनलाइन आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी आप जाके तैयारी कर सकते हैं अकेडमीज़ में। बट ज़्यादा मैंने देखा है कि वो ये आप घर बैठ के भी ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो स्टूडेंट थी मेरी CSS के वाले से, और CSS की मैंने आपके क्वेश्चंस भी रखे हैं सामने, और फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन थी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, और ये चैनल मेरा सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरे चैनल का कोड है, ये आप सर्च इंजन पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 032365293738। तो स्टूडेंट ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आखिर पे हमेशा की तरह जो मेरा एक तरीक़ाकार है वो यही है कि कोई एक अच्छा पैगाम जो हम सीखेंगे, हमें इस पे अमल करना है। तो ये एक हदीस है जो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हम दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें अपनी आखिरत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखना है। तो ये एक हदीस है, इसे मैं पढ़ूँगा, ये आगे शेयर करें, लोगों को भी बताएं, और पहले हमने इस पे अमल करना है। जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो ये हदीस है, 408 नंबर है इसका, सही मुस्लिम से। तो एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। तो ये था CSS के हवाले से। उम्मीद है आपको CSS के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर मिली होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स लाजमी मुझसे आप कर सकते हैं CSS के बारे में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।